नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। सबसे पहले आज बात होगी जनमन के पीएम के जन्मदिन की। जी हां, देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन को कैसे मनाया जा रहा है, पार्टी कैसे मना रही है, देश कैसे मना रहा है, इसके विषय में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज इस जन्मदिन के अवसर पर कहां हैं और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को बदलने के लिए क्या कुछ प्रयास किए, क्या कुछ वो आगे कर रहे हैं। और इसके अलावा बात होगी, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने किस तरह से सबूत मांगे थे, कैसे इसके विरोध में अभियान चलाया था कि मानो भारत ने ही सरेंडर कर दिया हो, भारत ने हमला ना किया हो। किसी भी सबूत को मानने से इनकार कर रहे थे विपक्ष के नेता। लेकिन अब जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के बयान ने बयान दे दिया है तो विपक्ष के बयानों की हवा निकल गई है। और अब इस पर बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं से माफी की मांग की है। इशाक डार ने क्या कहा था, उन्होंने कहा किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को स्वीकार नहीं करेगा भारत। ये अमेरिका ने उनको दो टूक बता दिया था। तो आखिर इशाक डार के जो स्टेटमेंट्स थे वो आज तमाम सच्चाई को सामने लेकर आ रहे हैं। तो विपक्ष आखिर क्यों बौखलाया हुआ था भारत की जीत पर और क्यों प्रश्न चिन्ह उठा रहा था सेनाओं पर। क्या अब विपक्ष को, कांग्रेस को माफी की मांग करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि अब जो आपने गलती की है उस पर आपको माफी मांगनी होगी। और इसके अलावा बात होगी, कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए का चुनाव खारिज हो गया है। हाईकोर्ट ने बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में यह फैसला सुनाया था और अब बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। वो कह रही है कि दरअसल वोट चोरी की बात करने वाली कांग्रेस की एक बार फिर खुद की अपनी वोट चोरी पकड़ी गई है। कैसे, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन देखेंगे सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश में शुरू हुआ सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान। मध्य प्रदेश के धार में 8वें पोषण माह का भी शुभारंभ। धार को मिला पीएम मित्र पार्क का उपहार। परमाणु धमकियों से नहीं डरता नया भारत। मध्य प्रदेश के धार में गरजे प्रधानमंत्री, कहा मां भारती की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रक्तदान शिविर में लिया हिस्सा। अलग अलग स्थानों पर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने किया विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ। देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां भी दे रही हैं शुभकामनाएं। एआई वीडियो मामले में कांग्रेस को पटना हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। पीएम मोदी और उनकी मां पर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं से की माफी की मांग। डार ने कहा किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को नहीं स्वीकार करेगा भारत, ये अमेरिका ने साफ बता दिया था। और कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए के वाई नांजेगौड़ा के चुनाव को हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने पर बीजेपी हमलावर, कहा वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की अपनी वोट चोरी एक बार फिर पकड़ी गई। हाईकोर्ट ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में सुनाया था फैसला। कर्नाटक के मालूर विधानसभा सीट पर वोट की गिनती में हुई थी गड़बड़ी। तो सबसे पहले बात करेंगे जनमन के नायक, जनमन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 वर्ष का कार्यकाल। और इस वजह से आज जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है तो पूरे देश भर में उत्साह की लहर है।
देश ही नहीं, दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस बीच राज्य के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और वैश्विक नेताओं तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी हैं और ये बधाइयां मिलने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों और शीर्ष नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं देने का दरअसल तांता लगा हुआ है। वहीं केंद्रीय रेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्लड डोनेट करने के साथ पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कई धर्मों के धर्माचार्यों ने पीएम मोदी को बधाई दी है, तो शाहरुख खान, आमिर खान समेत बॉलीवुड के दिग्गजों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई देने वालों में वो सबसे आगे रहे। उन्होंने फोन कर पीएम मोदी को बधाई दी। तो वहीं रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आपने भारत को अपार प्रतिष्ठा दिलाई है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी समेत दुनिया भर के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी ने भी मोदी की कहानी के शॉर्ट वीडियो शेयर किए हैं। इसे मोदी स्टोरी नाम दिया गया है। वीडियो में चाय का गिलास और मोदी स्टोरी लिखा है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सीनियर लीडर पीएम मोदी से जुड़े किस्से शेयर कर रहे हैं। बीजेपी ने देश भर में 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान कई राज्यों में नमो युवा रन और रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। बिहार भाजपा राज्य में 50,000 जगहों पर पीएम मोदी की बनी शॉर्ट फिल्में दिखा रही है। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने 75 विशेष ड्रोन विकसित किए हैं जो त्यागराज स्टेडियम से उड़ाए जा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले से राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं, बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत की। पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। मातृ वंदना योजना के तहत देश भर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रधानमंत्री ने सीधे धनराशि हस्तांतरित की है। इसके देश भर में लगभग 10 लाख महिलाओं को इससे लाभ होगा। वहीं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट दरअसल इसका शुभारंभ हुआ है। यह चैटबॉट दूर दराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी देगा, जिससे उनके स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की दिशा में सामूहिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का भी वितरण किया है। उन्होंने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है। जनजातीय बहुल 1 लाख गांवों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ये प्रधानमंत्री ने राज्य में एक बगिया मां के नाम पहल के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की लाभार्थियों को एक पौधा भेंट किया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक महिलाएं मां की बगिया विकसित करेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि उनका जीवन गरीब कल्याण और दरिद्र नारायण की सेवा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को समर्पित रहा है और इस स्वप्न को साकार करने के लिए वो निरंतर काम करते रहेंगे। पीएम ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नया भारत परमाणु धमकियों से नहीं डरता। पीएम ने कहा कि मां भारती की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब किसान विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ हैं और इसके जरिए देश 2047 तक इस सपने को सच करेगा। तो मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने कहा कि 11 साल के संकल्प के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। साथियों,
सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को गर्व होगा कि पिछले 11 साल के लगातार पुरुषार्थ के कारण, परिश्रम के कारण आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी के जीवन से बाहर आ गए हैं। हमारे पूरे समाज को एक नया आत्मविश्वास मिला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और इसमें तमाम धर्माचार्यों से लेकर के, जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉलीवुड से लेकर दुनिया भर के तमाम लोग, तमाम समाजसेवी और तमाम सहृदय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दे रहे हैं। ये जो इतनी लंबी फहरिस्त है कि शायद इसको अगर हम चलाएं और आपको दिखाएं तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल हम धार का रुख करें। उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी और कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से बदला है पिछले 11 वर्षों में भारत। विनोद जी, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो एक तो उनके व्यक्तित्व कृतित्व की जो बात हो ही रही है, किस तरह से, जिसको कहते हैं कि सेवा, सुशासन और समर्पण, ये जो ध्येय वाक्य रहा है, कैसे उन्होंने हिंदुस्तान को बदला, कैसे एक ये दिखाया कि लीडरशिप ऐसी भी हो सकती है। निखिल, जैसा कि आपने अपनी स्टोरी का सलग दिया है कर्मयोगी मोदी जी, तो सबसे पहले तो कर्मयोगी मोदी के 75वें जन्मदिन पर ढेर शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से भी जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आज हम धार में देख रहे थे, लाखों की तादाद में की भीड़ में, तो ये बात समझ में आ रही थी कि मोदी के 2001 से 2025 तक का ये लगभग 25 साल का ये टेन्योर जोड़िए, तो दुनिया के किसी भी देश में शायद इस तरह के जननायक और इस तरह का पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्राध्यक्ष शायद ही होंगे। जो आप देख रहे हैं इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी में कितने दिन का किसी एडमिनिस्ट्रेटर का और किसी प्रशासक का, किसी राष्ट्राध्यक्ष का अपना एक चैलेंज रहा है। 25 साल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री होने, एक आप सार्वजनिक जीवन में, और वही बेदाग अपना जीवन करने का, ये एक अद्भुत उदाहरण है। तो जब आप देखते हैं कि दुनिया के ट्रेंड में अगर आप देखते हैं कि मोदी आज भी पूरी दुनिया के जितने भी नेता हैं, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसमें अगर सबसे कोई पॉपुलर, अभी का मैं रेटिंग बता रहा हूँ सर्वे, मोदी सबसे पॉपुलर है जी। तो ये पॉपुलरिटी, और अगर आप यहाँ देश में देखें, अभी भी सर्वे में अगर आप ये देखें, ताज़ा सर्वे में कि मोदी के 55% पीएम मोदी के सपोर्ट में लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है जी। तो ये चमत्कार जो है ये आप उस धार के उस पब्लिक रैली से भी देख सकते हैं। जो ये रैली कर्मयोगी मोदी, जब आप बात करते हैं तो उसमें देखते सबसे बड़ी बात होती है आम लोगों से संवाद का, और उस आम लोगों में जब आप बात करते हैं, इस देश में जब आप बदलाव की बात करते हैं, इस देश की पुरुषार्थ की बात कर सकते हैं, तब आपको एक नेतृत्व की उस क्षमता की बात होती है। नेतृत्व की क्षमता में उस तस्वीर को देखते हैं जो सब कुछ, वो जमाना चला गया जो चलता है का, ये जमाना है जो चलता है नहीं, ये जमाना बदलता है जी। और ये जब आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी है तो मुमकिन है का ये राष्ट्र में एक विश्वास दिलाने का काम जो पीएम मोदी ने किया है, ये सच में आपको ये देखिए कि 25 साल के सार्वजनिक जीवन में शायद ही भारत के इतिहास में कोई लीडर इतने पॉपुलर हुए होंगे। तो उसमें उसकी कर्मठता और क्षमता और बेदाग छवि के साथ साथ आम लोगों के साथ संवाद का भी हम देखते हैं कि आज जब ये मोदी राष्ट्र अपने धार के उनमें गरीब और पिछड़े महिलाओं को संबोधित करते हुए जब बात कर रहे थे, तो लग रहा था कि जैसे सीधे पीएम अपने परिवार के लोगों से, अपने परिवार के बीच में बात कर रहे हों। तो ये संवाद की जो कला है, आप इसमें देखिए कि उनकी वो चिंता कैसे करते हैं। तो आज अगर देश में, अगर आप देखिए कि देश में अगर 10.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं को गैस चूल्हा मिला, जो उनके एक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन था।
8 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर मिला जिनके ऊपर में छत नहीं था, 12 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपना इज्जत घर मिला जो उनको कितनी परेशानियां हुई होगी। तो ये बदलाव को जब लोग देखते हैं तब शायद वो बात को स्मरण करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन कैसे है, और मोदी है तो ये भारत का ये बदलाव, भारत का ये पुरुषार्थ। और जो बात आप कह रहे थे कि मोदी जब कहते हैं कि माँ भारती की बात वो कह रहे थे, तो आज भारत की माँ भारती के गौरव को भी दुनिया ने महसूस किया है। बिल्कुल। एक बात और आपसे जानना समझना चाहेंगे। दरअसल बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा पाते हैं, प्रधानमंत्री उनके आइकन हैं। मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं देश की, या ये कहें सीधे तौर पर जो विपक्ष के भी तमाम नेता हैं, उनको भी प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? और अगर सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारा नैरेटिव फैला रहे, सारी चीजें कर रहे हैं। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरह से सरकार चुनी गई है। क्या विपक्ष को भी सीखना चाहिए पीएम से? निखिल, जब इस देश में बात होती है किसी बड़े नेता की और सबसे बड़े समाज के सेवक की, तो हम सीधे गांधी जी को याद करते हैं। तो आप ये देखिए कि गांधी नाम लगाना और गांधी को जीना, दोनों में कितना फर्क होता है। एक परिवार है जिनको गांधी का नाम मिला है, सब गांधी हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो गांधी बन के जिया है। जब हम भारत में ये देखते हैं, स्वच्छता मिशन को हमने देखा, तो शायद आप कह सकते हैं कि 100 साल के बाद जब गांधी जी ने ये पहला आंदोलन शुरू किया था चंपारण मूवमेंट से, और उसके स्वच्छता के अभियान के गांधी जी का ही ये स्वच्छता था कि जिसमें आपने चश्मा देखा होगा। तो इंडिया में, भारत में आप कह सकते हैं कि बिहेवियर चेंज का ऐसा बड़ा मूवमेंट शायद मैं कहता हूं दुनिया में भी जो लोगों ने नहीं देखा होगा, जो भारत में गंदगी के खिलाफ एक साफ सुथरा रखने और सड़कों से लेके घर और दफ्तरों तक में जो आप सफाई देखते हैं, ये बदलाव जो बिहेवियर चेंज का है भारत में, इस बदलाव को आप कह सकते हैं कि उसने गांधी को जिया। तो गांधी के जीते आप अगर कह सकते हैं कि मोदी का, पीएम मोदी का जो पूरा फोकस है वो कैसे गांधी फिलॉसफी को लेके गांव को सबल कर दे, गरीब और पिछड़े को सबल कर दे, और उस सबल करने के साथ साथ वो सारी योजनाएं हैं। तो जब आप पीएम के इतने राष्ट्रवाद के साथ में जब देखते हैं कि गरीब कल्याण को देखते हैं, तब आपको याद करना होगा कि गांधी के नाम और लेना और गांधी को जीना, दोनों में कितना फर्क होता है। यह देश इस चीज को महसूस कर रहा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि गांधी जी ने लगभग जीवन के हर विषय पर कुछ ना कुछ लिखा था, सामाजिक सोच थी, और यही सोच अगर आप देखें, आपने चूंकि गांधी जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दरअसल तमाम सामाजिक विषयों पर, लाल किले से स्वच्छता की बात कौन करता है? ये प्रधानमंत्री का साहस है। इस देश में मोटापे की बात वो कर रहे हैं, वो पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं, वो बच्चों से कन्वर्स कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो वो सामाजिक बदलाव भी लेकर आना चाहते हैं, और शायद सिर्फ राजनीति करना ये उन तक सीमित है। और यही वजह है शायद विनोद जी कि जो इस देश के युवा हैं, जो देश के तमाम सारे लोग हैं, वो उनसे सीधे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी बातों पर वो कन्विंस्ड होते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद भी हम तमाम खबरों को आपके सामने लेकर आएंगे। हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं और पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद से क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार कह चुके हैं, और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में एक जनसभा में ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम का भी उन्होंने जिक्र किया।
पीएम ने हाल में पाकिस्तानी आतंकियों के वायरल वीडियो की चर्चा करते हुए कहा कि कल एक आतंकी रो रो कर अपना हाल बता रहा था। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। हमने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के ठिकाने उजाड़ दिए। हमारी सेना में कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आज का भारत किसी परमाणु धमकी से नहीं डरता। दरअसल लश्कर के टॉप आतंकी सरगना मसूद इलियासी कश्मीरी वायरल वीडियो में दुख व्यक्त कर रहा है कि जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार के लोगों को भारत ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। पीएम मोदी ने आज धार में कहा कि मां भारती की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा परिवार ठीक रहता है। मां के बीमार होने से घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पराक्रम दिखाते हुए जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही 5 आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को भी ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान बार बार यही कहता रहा कि हमले में बेकसूर नागरिक मारे गए, जबकि दुनिया ने देखा था कि आतंकी सरगनाओं के मारे जाने पर हुकूमत गम मना रही थी और उनको सजदा कर रही थी। वहीं भारत में विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पर सबूत मांग रहा था। यह और ज्यादा बड़ी बात थी और भारत के नुकसान का सवाल सरकार और सेना से कर रहा था। सबूत खुद आतंकी सरगना दे रहे हैं। उधर ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड किए जाने और अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर राहुल गांधी बार बार सवाल पूछ रहे थे। उनका सबूत खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने दे दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका ने मुझे मिला था, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया था। भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं था। डार ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया था कि जल्द ही भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता होगी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर तैयार नहीं है। सवाल यह है कि भारत के इस शौर्य और पराक्रम से दुनिया अचंभित थी, लेकिन देश में विपक्ष के नेता और विपक्ष सेना और सरकार की बात पर भरोसा नहीं कर रही थी, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को सच मान लिया गया था। इसका जवाब खुद पाकिस्तान हुकूमत ने आज दे दिया है। भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हम प्रहार के साथ सबूत जुटाएं, क्योंकि ऑपरेशन बालाकोट में हमसे सबूत मांगे गए थे। सबूत मांगने वाले गैंग को अब थोड़ी शर्मिंदगी जरूर होनी चाहिए कि वे सोशल मीडिया पर ट्रेंड के चक्कर में देश के पराक्रम पर भी सवाल खड़े करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है।
तो ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, किसी के परमाणु धमकियों से नहीं डरता। और जैश कमांडर इलियास कश्मीरी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत की बात कबूल की है। आप भी सुनिए। 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता को ठुकरा दिया था। इस बात को वो बता रहे हैं, सुनिए। We don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We are welcome. और इस पर तमाम बीजेपी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। प्रवीण खंडेलवाल क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। आज ये समझ में आता है कि हमारी सेना ने किस प्रकार से प्रहार किया, लेकिन देश में ही कुछ लोग थे जिन्होंने सेवा पर इस सेना के ऊपर सवाल उठाए। अब उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। तो अब जो लोग सवाल उठा रहे थे सेना के पराक्रम पर, जो लोग सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी ने सरकार ने दरअसल ट्रंप की मध्यस्थता को मान लिया है, और जो तमाम लोग ट्रंप की बात को स्वीकार कर रहे थे और देश में सेना से सबूत मांग रहे थे, उनका क्या होगा? क्या वो माफी मांगेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत तागर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। सीधे अगर हम इसी बात पर आए, जिस तरह से कल से जो वीडियोज चल रहे हैं उसके बाद से, क्या सीधे तौर पर इतनी बड़ी, जिसको कहते हैं कि संसद को स्थगित रखा, तमाम हाय तौबा मचाई, और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक दूसरा पक्ष जिसको कहते हैं वो जनरेट करने की कोशिश की विपक्ष ने, क्या विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए? निखिल, अब अभी अपनी स्टोरी में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का भी जिक्र किया नाम का। उन्होंने अभी एक किसी मीटिंग में बात करते हुए कहा था कि हमने ऑपरेशन बालाकोट की तो उस समय हमने सबूत नहीं इकट्ठे किए और हमने उस सबूत पे ध्यान नहीं दिया, हमने ऑपरेशन किया तो देश में हमें लोग पूछने लगे उसमें कौवा मरा था। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने ख्याल रखा कि हमसे ये पूछा जाएगा, तो हमने प्रहार के साथ सबूत भी जुटाए थे जी। तो आप सोचिए कि एक एयर चीफ मार्शल को अपनी पराक्रम को लेके इस सबूत देना पड़ रहा था। तो ये आप जब बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में आपने दोनों सदन में लंबी चर्चा की थी ऑपरेशन सिंदूर पे, और उस सिंदूर पे सरकार के जवाब को, सेना के जवाब को, जो बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एमईए के जवाब को आप मानने के बजाय सीधे सीधे क्या क्या कायर, क्या क्या सब गढ़ते हुए दिख रहे थे जी। देश सुन रहा था आपको, कोई आपकी बात पे भरोसा नहीं किया। सोशल मीडिया पे आप जितने भी उस पर नैरेटिव ले आए, किसी ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि लोगों को भरोसा था, क्योंकि लोगों को ये पराक्रम पे, आज के भारत के पराक्रम पे भरोसा था, किसी ने आपका विश्वास नहीं किया। तो ये कम से कम आज जो इशाक डार हैं, विदेश मंत्री और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो ये साफ किया है कि भाई ये थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात तो कभी भारत ने स्वीकार ही नहीं की जी। जब वह सीधे सीधे भारत ने कहा कि ये हमारा सीधे बायलैटरल, हमारा कुछ भी है, जो भी कुछ मसले होंगे हम बायलैटरल करेंगे। जब पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर का आया, पाकिस्तान के तरफ से जब ये निवेदन आया था, तब भारत ने स्वीकार किया। ये बात तो कम से कम ये बात समझनी चाहिए थी। रही बात जब आप कह रहे थे कि उसमें हुआ क्या ऑपरेशन सिंदूर में, तो आपने देखा कि कश्मीरी किस तरह से वो बात कर रहा है। वो जैसे का सबसे सेकंड टॉप कमांडर है जी, और वो कह रहा है कि इस ऑपरेशन में किस तरह से भारत ने उसके जैसे मोहम्मद के सरगना जो मसूद अजहर है उसके परिवार को टुकड़े कर दिए। हमने तस्वीरों में भी देखा था कि कितने पूरे आर्मी कमांडर से लेके और
बड़े बड़े अधिकारी और सरकार के मंत्री पाकिस्तान के उसके जनाजे में शामिल हुए थे। जी, इतनी चीजें पाकिस्तान से आपको दिखाई दे रही थी, पाकिस्तान से आ रही थी, लेकिन आप सीधे भारत पे, भारत के पराक्रम पे हमला बोलने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। तो ये बीजेपी का तो सवाल है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने सुबह ही कहा इसमें तो सीधे सीधे ऐसे नैरेटिव बनाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। दुष्यंत नागर, सीधा सवाल यही है कि अभी तक जो लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत ने घुटने टेक दिए, भारत ने, ट्रंप की बात ज्यादा सही है, ट्रंप ने 42 बार बोला, ट्रंप की गिनतियां हो रही थी कि उन्होंने कितनी बार बोला। अब पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, उनके शीर्ष नेतृत्व ने, एक तरह से कहा जाए। क्या कहेंगे, माफी मांगनी चाहिए अब देश के सामने उसी साफगोई से? देखिए निखिल जी, दो चीजें हैं, उनको मिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक हित साधने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में सभी मुद्दों का, सभी मसलों का हल बातचीत से निकाला जाएगा, ये शिमला समझौते की शर्त है। और इस पे लगातार भारत की विदेश नीति, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, चलती रही है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है भाई नया भारत है, घर में घुस के मारता। मैं आपको भारत पाकिस्तान के पिछले युद्ध की याद दिलाना चाहता हूं। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो पाकिस्तान के साथ में ईरान, जॉर्डन, तुर्की समेत 5 कंट्री पाकिस्तान को युद्ध में सहयोग कर रहे थे। अमेरिकी हथियार, अमेरिकी टेक्नोलॉजी, अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान के साथ था। तब भी भारत की सेना ने, बहादुर भारत किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था तब। आप इसको विषय को कहां से कहां ले जा रहे हैं? बांग्लादेश जो हुआ था, बांग्लादेश की आजादी पर किसी ने भारत की सेनाओं पर किसी ने सबूत नहीं मांगे थे। सबूत आज मांगे जा रहे हैं, इसलिए सवाल हो रहा है। किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा। आज भी जब पहलगाम की घटना हुई, उस घटना के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी समेत खरगे जी और विपक्ष के जितने नेता, उन सब ने ऑल पार्टी मीटिंग हो या मीडिया में दिए गई बाइट्स हो, सबको निकाल के देख ली। सबने संसद स्थगित कर दी, चलने नहीं दी, कहा इस पर अलग से बात करेंगे। हमारे कितने जेट्स गिरे, सेना से पराक्रम के सबूत मांगे गए। कहा कि ट्रंप सही कह रहे हैं, 42 बार उन्होंने कह दिया। कहा कि ये उनकी सहमति के बाद और उनके इंटरवेंशन के बाद हुआ। ये बात खुले तौर पर कहा। प्रियंका गांधी ने खुले तौर पर कहा कि हमारा प्रधानमंत्री कायर है। उन्होंने खुले तौर पर ये बात कही, इसको आप नकार नहीं सकते। आप कहेंगे तो 2-4 मिनट में वो वीडियोस दोबारा चला देंगे। तो आप ये कहें कि किसी ने नहीं मांगा, ये भी बात गलती होगी। सर, भारतीय सेना का शौर्य अलग चीज है और ट्रंप ने 42 बार कहा, लेकिन भाजपा ने आज तक खंडन नहीं किया। अब उनके पाकिस्तान ने खंडन कर दिया, भाजपा ने 100 बार खंडन किया। भाजपा ने 100 बार खंडन किया, आप सुनने को राजी नहीं थे। सर, मेरी बात आप पूरी नहीं सुन रही। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने क्या कहा? आप मार्क रूबियो का आपने उद्गत किया उनको, अमेरिकी विदेश मंत्री को। उन्होंने क्या कहा? 10 मई को सीज फायर के बाद उनका ट्वीट पढ़िए, मैंने इस पे ट्वीट किया है, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है उसका। उन्होंने कहा कि सीज फायर के बाद दोनों देश एक तटस्थ स्थान पे आके सभी समस्याओं के हल पे बातचीत करेंगे। उन्होंने उस पोर्शन का भारत के खंडन के लिए कहा है कि भारत। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने किया, आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो आपने किया आप उस पर स्टैंड करते हैं अभी भी, और आपको सबूत मांगने चाहिए था। आपको जेट्स जो गिराए गए उसके बारे में पूछा जाना चाहिए था। आपको सेना से ये भी पूछा जाना चाहिए था। यही तो आप कह रहे हैं। फिर आप अपने तरीके से कह रहे हैं भाई, या तो इधर हो गया तो उधर हो गया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा, ये कोई किसने नहीं, हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, भारतीय सेना की तरफ से आया। अच्छा, संसद किस बात पे ठप की थी? संसद क्यों नहीं करेंगे? संसद पे किस बात पे ठप की थी बताइए। संसद में क्यों नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, और आपने अमेरिकी फिर वही बात। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, आपका पक्ष आ गया, आपका पक्ष आ गया। आपने सीज फायर को माना कैसे? इसके ऊपर संसद में चर्चा की मांग करी। नहीं, सीज फायर को सिर्फ माना कैसे, ऐसा नहीं था। आपने कहा था कि 42 बार ट्रंप ने कह चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री कायर हैं, उन्होंने अमेरिका के कहने पर यह मान लिया है। ये बात आप कह रहे थे। मैं आता हूं गोपाल जी के पास। कृष्ण जी बड़े विद्वान हैं, मैं तो इनसे चाहता हूं ये आज खंडन कर दें। नहीं, सभी ने 100 बार खंडन किया उसका, 100 बार खंडन किया गया। अब आप सुनिए गोपाल जी, आज ये बात जब पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, उसके बावजूद कांग्रेस के लोग इस पर कहीं ना कहीं, जिसको कहना चाहिए कि सीना जोरी पर उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, अभी भी आप खंडन करिए और मानने को राजी नहीं है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे?
देखिए निखिल जी, हमें ये बात स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कांग्रेस अब इस वक्त झूठ की मशीन बन गई है, फैक्ट्री बन गई है। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए घुमा फिरा के बात करते हैं। कभी पाकिस्तान का सहारा लेते हैं, कभी अमेरिका का सहारा लेते हैं। देश के सेनाओं पे विश्वास नहीं करते, देश की सशक्त बलों पे विश्वास नहीं करते, विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं करते, हमारे डिफेंस मिनिस्टर पे विश्वास नहीं करते। और फिर इनको जब पाकिस्तान, जो कि विक्टिम इस पूरे सीज में अपने आप को बताता है, वह जो इस पे ऑपरेशन सिंदूर में जो उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिसको हिंदुस्तान के अपोजिशन नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मसूद इलियासी कह रहे हैं कि मसूद इजहर के सारे परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। वो आतंकवादी था, उसके ऊपर 9 से ऊपर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, हमारी सेना ने बताया। उनके जो डिफेंस के एयर स्ट्रिप्स थे, एयर जो पोर्ट्स थे, वो सब 11 के करीब उनको नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया था, उसको नलीफाई कर दिया। 250 किलोमीटर तक अंदर घुस के हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बेटियों के लिए और हमारी माताओं के सिंदूर को जिन लोगों ने उजाड़ा, उन लोगों को, उनके अड्डों को खत्म करने का काम किया। और यही नहीं, डिप्लोमेटिकली लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक आउटरीच प्रोग्राम भी किया और यह भी कहा कि अब आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसके कारण ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू चलता रहेगा। जो इंडस वाटर ट्रीटी को कर दिया, तो किसी चीज में ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस को, हमारी सेनाओं के सफल उसको ऑपरेशंस को मानने को तैयार नहीं। मैं और भी इनके जो प्रवक्ताओं को, कांग्रेस को देख रहा हूँ, वो अभी भी कह रहे हैं कि वो जो पहलगांव में आतंकी हमले हुए थे, उन लोगों के ऊपर उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया, जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि उनमें से लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो अल्टीमेटली कांग्रेस का जो है पोजीशन, वो क्लियर नहीं हो रही। ये क्यों नहीं साफ कहते कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसी तीसरे कंट्री की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। ये कहो ना, इसलिए हमने ऐसे कहा था, वो कहा था, वहां पे ये हुआ था, ये सब बातें करने में अब कह दो। और नहीं तो अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो फिर आप प्रश्न पूछते रहिए। तो प्रश्न पूछोगे तो देश की जनता आपसे माफी भी मांगने को कहेगी। किरण रिजिजू जी ने भी कहा है कि बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, तमाम सारी चीजें अभी भी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर है, बहुत जगहों पर है। मैं अब इस बहस को खत्म करूंगा, समय आज हमारे पास कम है। लेकिन विनोद जी, मैं चाहूंगा कि चलते चलते आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, किस तरह से एनालाइज करेंगे इसको? देखिए, मैं नागर साहब ये बात कर रहे थे, नागर साहब ये बात बार बार पीएम ने एक बार नहीं कई बार बताया है, अपने पब्लिक एड्रेस से लेके और कॉमन मीटिंग में, बड़े राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग में, कि उन्होंने बार बार कहा है कि हम बुद्ध के देश के हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हमेशा आपने देखा है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान को जब आपने जवाब दिया था, तब भी आपने ये सीधा आपने भारत का रुख था कि ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ है, आतंकी सरगनाओं को वो उसमें खत्म करने का ये ऑपरेशन सिंदूर का ये था। पाकिस्तान के किसी भी इस तरह के हमले में पहले दिन में निशाना भी नहीं बनाया गया था। आपने सिर्फ विपक्ष का जो ये विरोध था, वो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करते करते आप देश पे टारगेट करने लगे थे, देश के पराक्रम पे टारगेट करने लगे थे। आज जब ये बात पाकिस्तान से ये सबूत आपके पास आ रहा है, तब तो कम से कम इस बात पे कोई तर्क देना तो आप बंद कर दीजिए। इसाक डार ने खुद कहा है कि भारत नहीं मानेगा बायलैटरल एग्रीमेंट के अलावा कुछ भी, किसी की मध्यस्थता नहीं मानेगा। फिर क्यों ट्रंप उसके एक बार बोले, 42 बार बोले, 45 बार बोले, उसका क्या फर्क पड़ता है? और विनोद जी, सबसे खास बात यह है कि हमारे दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि एक टाइमलाइन बताई गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, या संसद में भी बताया गया था कि कब कब प्रधानमंत्री की और ट्रंप की बातचीत कब कब हुई थी। तो कब उन्होंने बात कर ली, ये भी बात हो गई थी और ये बात सामने आई थी। उसके बावजूद आप लोगों का जो एजेंडा था वो जारी था और अब सच सामने आया है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, गोपाल कृष्ण जी आपका, दुष्यंत जी आपका और विनोद मिश्रा जी आपका, इस तमाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कर्नाटक की सियासत की, जहां पर वोट चोरी का दावा करने वाली कांग्रेस अब अपने गिरेबान में झांक रही है उसको, क्योंकि वो खुद फंसती हुई नजर आ रही है। अब वोट चोरी का आरोप उनके ऊपर ही लग गया है।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और विधायक के.वाई. नंजेगौड़ा का चुनाव रद्द हो गया है और इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधे कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक नंजेगौड़ा का चुनाव रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोलार जिला अधिकारी के खिलाफ भी हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने के.वाई. नंजेगौड़ा के चुनाव को रद्द कर दिया है और मतों की पुनर्गणना यानी दोबारा मतगणना करने का आदेश दिया है। भाजपा उम्मीदवार के.एस. मंजुनाथ गौड़ा ने याचिका दायर की थी। अदालत ने चुनाव अधिकारियों की लापरवाही पर भी ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि अदालत ने नंजेगौड़ा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिनों की अवधि के लिए स्टे दे दिया है और इस फैसले से कर्नाटक की राजनीति में हलचल मच गई है। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगाकर एटम बम फोड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन उनके विधायक पर ही ये आरोप लगे और 2 साल बाद चुनाव रद्द हो गया। यानी वो जो एटम बम फूटा वो कांग्रेस के खेमे में ही जाकर फूट गया। नंजेगौड़ा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिनों की अवधि के लिए स्टे दिया गया है, यानी तब तक उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी एस. मंजुनाथ गौड़ा ने याचिका में कोर्ट में गिनती की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि मतगणना के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई थी, इसलिए परिणाम को वैध नहीं माना जा सकता। बड़ा सवाल यह है कि चुनाव प्रक्रिया में जस्टिस के लिए चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र की मर्यादा पर सवाल उठाकर सीधे चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, जबकि किसी मामले में कोर्ट का रुख नहीं करते हैं। वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने कई बार हलफनामा भी मांगा है, लेकिन आज वोट चोरी में उनकी पार्टी खुद घिर गई है। और कांग्रेस विधायक के.वाई. नंजेगौड़ा का कहना है कि पुनर्मतगणना के इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆದ್ರೆ ನಾನು ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ। और भाजपा नेता मंजुनाथ गौड़ा ने कोर्ट के फैसले के लिए अदालत को धन्यवाद दिया। Justice was delayed but not denied. We are thankful to Honorable High Court of Karnataka. Honorable High Court of Karnataka has passed an order regarding Malur Assembly Constituency. It is Assembly Constituency. It has set-aside the election results, and it has the Karnataka High Court has noticed there are a lot of irregularities in counting procedures. It has passed strictures against the then district election officer, and it has passed an order. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ रही हैं। ज्योति, जिस बम को, दरअसल एटम बम को कर्नाटक में राहुल गांधी कह रहे थे फोड़ने की, अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो ये बम कांग्रेस के ही मुख्यालय में, ये कहा जाए कांग्रेस के खेमे में फट गया है तो गलत नहीं कहा जाएगा। वोट चोरी का आरोप वो लगा रहे थे और वोट चोरी में कांग्रेस खुद पकड़ी गई है, अगर सीधे तौर पर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या कहेंगी, किस तरह का उबाल है इस समय कर्नाटक की सियासत में? निखिल जी, देश भर में राहुल गांधी जी बीजेपी के विरुद्ध उन्होंने आरोप किया था कि वोट चोरी का आरोप किया था। बेंगलुरु में यहाँ पे आकर नारा भी लगाए थे, लेकिन उन्हीं का जो वोट चोरी का आरोप उन्हीं पे ही भारी पड़ गया है। यहाँ पे कर्नाटक में 2023 में जो कोलार की मालूर की विधानसभा की अगर हम एग्जाम्पल ले, अभी उनका जो कांग्रेस की एमएलए थे
एमएलए है जो वो नंजेगौड़ा, उनके जो चुनाव को हाईकोर्ट ने अभी रद्द करके आदेश दिए हैं। 2023 में वहां पे जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस की अभ्यर्थी जो है नंजेगौड़ा बीजेपी के अभ्यर्थी मंजुनाथ के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ 248 के मतों के अंतर वहां पे जीत हासिल की थी। इसी चुनाव को चुनौती देते हुए बीजेपी के प्रत्याशी मंजुनाथ ने हाईकोर्ट में एक केस दायर की थी। इसी केस की हियरिंग करते हुए हाईकोर्ट ने यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स भी हाईकोर्ट ने यहाँ पे मेंशन किया है। पहले ये है कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, जो जिलाधिकारी है वहाँ पे, उन्होंने मतगणना करने की कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है अभी तक कोर्ट को प्रोड्यूस नहीं किया है। सो इसलिए उनके खिलाफ ही कार्रवाई करने की आदेश दिया है और उसके साथ साथ मत पुनर्गणना करने की आदेश था, लेकिन वहां पे चुनावना अधिकारी की लापरवाही हुई है। और इसके साथ साथ स्ट्रांग रूम में जो वीडियोस होता है या हार्ड डिस्क होता है, वहाँ पे जो कार्रवाई जो प्रक्रिया है वो सब का हार्ड डिस्क नहीं मिला है अभी तक, कैमरा की जो सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिला है। और इसके साथ साथ जो मतगणना करते हैं वो स्ट्रांग रूम में एक ही रूम में करते हैं, लेकिन यहाँ पे संशय ये है कि दो रूम में यहाँ पे मतगणना क्यों की। ये सब हाईकोर्ट ने जब प्रोसीडिंग्स में हाईकोर्ट ने ये सब पॉइंट्स को देखा, सो इसी पॉइंट्स के आधार अभी हाईकोर्ट ने एक माइलस्टोन डिसीजन ही कहा जाता है, हाईकोर्ट ने अभी दिया है कि चुनाव को रद्द करने का, और 4 बार अभी अवधि भी दिया है कि मतगणना होनी चाहिए, रिकाउंट होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो कांग्रेस की एमएलए थे नंजेगौड़ा, उनको 30 दिन की मोहलत भी दी है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे आपने कहा, यहाँ पे जो कांग्रेस कहते हैं कि वोट चोरी, कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बीजेपी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर वो षड्यंत्र की आरोप लगाते हैं, यहाँ पे साजिश की आरोप लगाते हैं। बेंगलुरु में महादेवपुर, आपको भी पता है, बेंगलुरु में लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां पे लोप हुआ है, वहां पे षड्यंत्र रचाया था। सो यहाँ पे बेंगलुरु में आकर मेरे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, ब्लास्ट हो जाता है, ये सब उन्होंने वहां पे राहुल गांधी वहां पे बिल्कुल, ये अब देश देख रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज्योति आप कि यहाँ पर आकर कहा था कर्नाटक में, अब देश देख रहा है, क्या जवाब देंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से इस बारे में जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए ज्योति। तो ये भी समझने की जरूरत है कि इस देश में कोर्ट्स हैं, तो जब राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हो गया है, तो अब इस अदालत के फैसले ने साबित कर दिया है कि अदालत जो भी पीड़ित है वो अदालत जाएगा तो उसको न्याय मिलेगा, और अगर कोई अदालत नहीं जा रहा है तो उसका मतलब सिर्फ राजनीति कर रहा है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।